इस सिटी के पास ही वाले फॉरेस्ट में अजीब तरीके के मिथिकल क्रिएचर्स जिंदा होने लगे थे। ये सारे बीस्ट लोगों को बहुत बुरी तरीके से गायब कर देते उन्हें खाने के लिए, पर यह हैवानियत इस हद तक चली जाएगी किसी को अंदाजा नहीं था। इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एशली नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि अपनी कार में बैठकर कहीं पर जा रही थी। एशली सिटी में भले ही रहा करती थी, लेकिन फॉरेस्ट वाला इलाका उससे ज्यादा दूर नहीं होता। फिलहाल के लिए एशली तो अपने हस्बैंड को लेने जा रही होती है, जो 1 साल बाद मिल रहा था। पर कहीं न कहीं एशली के चेहरे पर एक मुस्कान होने के बजाय वो एकदम गुस्सा होती है। बात ये थी कि उसके हस्बैंड ने कई साल पहले एक मर्डर कर दिया था। उसी मर्डर के इल्जाम में उसे जेल हो गई और वो पूरे 2 साल से अपनी सजा काट रहा है। आज जाकर उसके हस्बैंड को रिहाई मिली है, तो एशली उसे ही पिक करने जा रही थी। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। एशली तो तुरंत ही अपनी कार लेकर अपने हस्बैंड के पास पहुंची, जिसका नाम मैक्स था। मैक्स भी एकदम उदास मुंह लेकर कार में बैठ जाता है और वहाँ से वो निकल जाते हैं। दोनों को पता था कि वो दोनों भले ही इतने सालों बाद मिल रहे हैं, पर जैसे सिचुएशन बन गई है वो कुछ समय तक एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। अब ट्रैवल करते हुए एशली अपनी कार को एक गैस स्टेशन के पास लेकर आ जाती है। वो तो अपनी कार में फ्यूल भरने लगी थी और वहीं दूसरी तरफ मैक्स एक शॉप में चला जाता है। उसे तो कुछ सामान लेने थे, तो वो वहीं पर जमा करने लगा। शॉप के अंदर हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, जो शॉपकीपर से कुछ पूछ रहा था। वो तो उसे एक पर्सन की मिसिंग पिक्चर दिखाते हुए ये कहता है कि तुमने इसे कहीं देखा है कि नहीं। शॉपकीपर ने इसका जवाब ना में दिया, पर साथ ही साथ वो रीजन बता रहा होता है कि ये शायद उन क्रिएचर्स ने किया होगा जो पास ही वाले फॉरेस्ट में कई सालों से जमीन के अंदर दफन थे, और अब शायद वो सारे मिथिकल क्रिएचर्स आजाद हो चुके हैं। बात ये थी कि सिटीजन्स का मानना था कि कई सालों से वो मिथिकल क्रिएचर्स फॉरेस्ट में मौजूद हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब वो सब जिंदा होकर इंसानों को मारने लग जाएंगे। वो पुलिस ऑफिसर तो इन शॉपकीपर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैक्स भी उस शॉप से अपनी शॉपिंग खत्म करके वापस एशली के पास चला जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर शॉपकीपर को वो फोटो दिखाते हुए कह रहा था कि अगर तुम्हें कहीं भी ये आदमी दिखे तो मुझे इन्फॉर्म करना। ऑफिसर ने फिर जाकर शॉप की साइड में लगी हुई एक दीवार पर वो फोटो चिपका दी, लेकिन हमें ये रियलिटी पता चली कि उस तरीके के कई सारे लोगों की मिसिंग पिक्चर्स वहाँ पर लगाई गई हैं। यानी ये पहली बात नहीं है जहाँ पर लोग गायब हुए हैं। लोगों के मिसिंग होने का सिलसिला जारी है, जो शायद उन्हीं मिथिकल क्रिएचर्स ने किया होगा। खैर ये तो कुछ ही समय में पता चलने ही वाला था, बट अब मैक्स सारे सामान लेकर आ जाता है। अब एशली के कार के पास कुछ ग्रुप के लोग खड़े हुए थे जो हंटिंग का काम करते हैं, यानी ये फॉरेस्ट में जाकर कई सारे जानवरों का शिकार करते थे। अब उस ग्रुप के कई सारे आदमी मिलकर एशली को घूरने लगते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा गंदी नजरों से। मैक्स भी उस जगह पर पहुंचकर जब ये देख रहा था कि वो सभी उसकी वाइफ को गंदी नजर से देख रहे हैं, तो वो उन्हें बोलने की कोशिश करने लगा, बट वो सारे ग्रुप के लोग शायद मैक्स को जानते थे। वो तो उसे लिटरली सजा काट के आने के बाद क्रिमिनल बुला रहे होते हैं। मैक्स और एशली ने फिलहाल इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और वापस कार में जाकर बैठ गए। वो सीधा वहाँ से कार लेकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाते। अब रास्ते में मैक्स ने कई सारी ड्रिंक्स की कैन निकाल ली थी और उसे लगातार पीने लगा था। एशली को ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद होती, क्योंकि अभी अभी मैक्स सजा काटकर बाहर आया है और उसे तो अब ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैक्स एशली की बिल्कुल बात नहीं मानता और पीते ही रहता है। दोनों के बीच में अब काफी बहस भी छिड़ गई थी। एशली शुरुआत से ही इन चीजों के अगेंस्ट थी, पर मैक्स ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी और 2 साल पहले नशे की हालत में उसने एक आदमी को बहुत मारा था और उसी की वजह से उसे सजा हुई थी। दोनों तो अब कार चलाते हुए लिटरली झगड़ने लगते हैं, और इन्हीं चीजों के बीच उनका ध्यान सड़क पर से हट गया था और तभी उनकी कार से एक अनजान आदमी टकरा गया। वह आदमी बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है और वो थोड़ी दूर जाकर अपनी कार रोक देते हैं। मैक्स और एशली बहुत ही ज्यादा टेंशन में बाहर निकलते हैं उस आदमी को देखने के लिए। पता चला कि एक्सीडेंट के बाद उस आदमी की हालत एकदम खराब हो चुकी है। उसके कई सारे बॉडी पार्ट्स तो टूट ही गए थे। उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी होती है कि एशली ठीक से उसे देख ही नहीं पा रही थी। मैक्स एकदम टेंशन में आ गया कि अभी अभी तो उसकी सजा पूरी हुई थी, अब शायद एक और केस उसके नाम पर दर्ज होने वाला है। एशली काफी टेंशन में ये डिसाइड करती है कि वो पुलिस वालों को कॉल करके इसके बारे में बता देगी, पर मैक्स तुरंत ही एशली के पास जाकर उसे रोकता है, क्योंकि ये उनके ही खिलाफ होने वाला था। ये पूरा केस एक एक्सीडेंट का हो सकता है जिसमें वो ड्रिंक करके चला रहा था। दोनों में इस बात पर भी बहस हो रही थी। बहुत ज्यादा समझाने के बावजूद एशली मैक्स की बात नहीं मानती और आखिरकार पुलिस वालों को कॉल करके इन सारी चीजों के बारे में बता देती है। बेचारा मैक्स अब वापस से शायद जेल जाने वाला था। तभी अचानक मैक्स को झाड़ियों में कुछ तो हलचल दिखाई देती है। वो जो भी चीज थी उसका साइज काफी बड़ा था। मैक्स तो उसे अच्छी तरीके से देख नहीं पाया और जैसे ही थोड़ा पास जाने लगता है तो फॉरेस्ट के अंदर जो भी था वो उसके ऊपर कई सारे बड़े बड़े पत्थर मारने लगता है। मैक्स उन पत्थरों से बचने के लिए एशली के साथ कार के पीछे चला गया। मैक्स को लगा कि ये किसी बच्चे का काम होगा और जैसे ही वो देखने के लिए कार के पीछे से अपना सर निकालता है, एक पत्थर सीधा आकर उसके सर पर जोर से लगा। उस हमले के बाद तो मैक्स अपना कंट्रोल खो चुका था और सीधा एक ढलान से नीचे गिरने लगा। सामने
सामने की तरफ एक रिवर थी जिसमें मैक्स जाकर गिर जाता है। एशली तुरंत ही मैक्स को देखकर उसकी मदद करने वहाँ पहुँच जाती है। वो देख पा रही थी कि चोट के कारण मैक्स पानी में बेहोश पड़ा हुआ है। एशली को भी तैरना बिल्कुल आता नहीं था, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे वो कूद जाती है उसे बचाने के लिए। एशली ने मैक्स को पकड़ तो लिया था, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि वो उसी की तरफ जाने लगे। पानी इतना ठंडा था कि वो सह नहीं पा रहे थे। फिर भी कैसे भी करके एशली मैक्स को किनारे पर लेकर चली ही जाती है। एशली ने नोटिस किया कि मैक्स सांस नहीं ले रहा है, इसीलिए वो उसे सीपीआर देने लगी। अच्छी तरीके से वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आखिरकार मैक्स सांस लेने लग जाता है। दोनों ही किनारे पर तो मौजूद थे, लेकिन ठंड के कारण और हाइपोथर्मिया उन्हें घेरता जा रहा था। थोड़ी देर में अगर वो बाहर नहीं निकले तो वो और भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे। अब हमें उसी घटना स्थल के पास दिखाया जाता है जहाँ पर उस कार का आदमी से एक्सीडेंट हुआ था। सब कुछ एकदम शांत होता है, लेकिन तब भी हमें किसी का पैर दिखाई दिया। ये ना ही कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। उस अजीब से मिथिकल क्रिएचर का साइज इतना बड़ा था कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। वो अनजान सा क्रिएचर धीरे धीरे नीचे उतरता है। उस अजीब से क्रिएचर ने एशली की कार को पकड़ा और जोर से धक्का देने लगा। वो कार सीधा लेकर रिवर में गिरा देता है, यानी उसका पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था। वो अनजान आदमी जो उनकी कार से टकराने से पहले जिंदा था, वो मर चुका होता है। उस अजीब से मिथिकल क्रिएचर ने तो उस आदमी का पैर पकड़ा और अपने साथ फॉरेस्ट में लेकर जाने लगा। पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा, पर शायद फॉरेस्ट में वो अनजान चीजें होने लगी हैं जिसका अंदाजा सिटीजन्स कई सालों से लगा रहे थे। मैक्स और एशली कैसे भी करके पानी से थोड़ी दूरी वाली जगह पर आ जाते हैं, लेकिन अभी उनकी पूरी बॉडी गीली हो चुकी थी। इस तरीके से अगर वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम बनाकर रखेंगे तो वो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए एशली ने जल्द से जल्द मैक्स के एक लाइटर की मदद से वहाँ पर आग लगा दी और दोनों अपने कपड़े निकालकर वहाँ पर सुखाने के लिए रख देते हैं। इतने सालों बाद दिखाई दे रहा था कि एशली और मैक्स एक साथ मौजूद हैं। उनके अंदर डर तो मौजूद था कि वो बच भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन इस बात की भी खुशी थी कि वो आखिरकार साथ में हैं। अब हमें वो पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि कार लेकर घर जा रहा था। तभी ऑफिसर के सामने एक लेडी आ जाती है और वो बताने लगी कि मेरा हस्बैंड गायब हो चुका है, आखिर उसके बारे में कुछ पता चला कि नहीं। बात ये थी कि उस लेडी का हस्बैंड उन्हीं लोगों में से एक होता है जो मिसिंग हो चुके हैं। इन चीजों के बारे में तो ऑफिसर की टीम अभी तक जांच ही कर रही है। उन्हें कुछ सबूत नहीं मिले कि इतने सारे लोग कहाँ बड़ी मात्रा में गायब हो गए। फिर भी ऑफिसर उस लेडी को समझा देता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हमारी टीम इस पर लगी है जो जल्द से जल्द पता लगा लेगी। वो ऑफिसर तो सीधा वहाँ से निकलकर स्टेशन चला जाता है। एशली और मैक्स उस अनजान सी जगह पर अभी भी मौजूद थे, पर वो अब ये डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो वो साथ में ही रहेंगे और अलग नहीं होंगे। मैक्स ने भी सारे बुरे काम छोड़ने का एशली से वादा कर लिया था। अब वो ऑफिसर जब अपने पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो वहाँ उसका एक सीनियर ऑफिसर भी था। वो ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर से डायरेक्ट पूछ लेता है कि आप मिथिकल क्रिएचर्स पर भरोसा करते हो कि नहीं, यानी वो क्रिएचर्स जिसकी बातें सिटीजन्स करते हैं। अब उसके सीनियर ने इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं दिखाया, पर साथ ही साथ वो एक इम्पोर्टेंट चीज कहते हैं कि जो चीजें हो रही हैं उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन करके जरूर उसके रूट का पता लगाना चाहिए। अब ऑफिसर जैसे ही अंदर घुसता है तभी एक फीमेल ऑफिसर आकर उसे बताने लगी कि हमें एक लेडी की कॉल आई थी, उसका फॉरेस्ट के बीच एक एक्सीडेंट हो गया है और वो मदद मांग रही थी, यानी ये कॉल एशली ने ही किया था। ऑफिसर तुरंत ही जैसे ये बात सुनता है तो वो उस लोकेशन को लेकर सीधा पहुंच जाता है एक्सीडेंट वाले स्पॉट की तरफ। ऑफिसर साफ देख पा रहा था कि सड़क पर कार के टायर्स के निशान होते हैं और वो निशान समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे, तो इसीलिए ऑफिसर सीधा उस कार के पास चला जाता है जो कि अभी फिलहाल नदी में डूबी हुई थी। ऑफिसर के कई साथी वहाँ पर आ चुके थे जो उस कार को निकालने में मदद करते हैं। सुबह से शाम हो गई थी उस कार को निकालने में ही। जांच पड़ताल करने पर ऑफिसर को उस कार के अंदर से एशली और मैक्स के फोटोग्राफ्स मिलते हैं। तुरंत ही उसने अपने बाकी साथियों को ये फोटोज दे दी और कहा कि इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालो। बेचारे वहाँ दूसरी तरफ एशली और मैक्स ऐसे ही अपनी पूरी रात वहाँ गुजार देते हैं। इतनी ज्यादा ठंड थी और ऊपर से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता था। मैक्स जब यहाँ पर अपने कपड़े लेने जाता है तो उसने नोटिस किया कि एशली के कपड़े गायब हो चुके हैं, इसीलिए अब मैक्स ने उसे ही अपने कपड़े दे दिए। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि कोई रास्ता मिल जाए यहाँ से निकलने का। एक जगह पर तो वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती क्योंकि आने से पहले ही कुछ वियर्ड चीजें उनके साथ हुई थी। अब जैसे ही वो घने फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तो कुछ स्ट्रेंज हुआ। कोई तो अनजान चीज थी जो उनके ऊपर नजर रख रही होती है। ये बात उन दोनों को तो नहीं पता, लेकिन साफ दिखाया जा रहा था कि वहाँ पर कोई तो है। थोड़ी थोड़ी झलक से हमें ये अंदाजा लग जाता है कि ये वही मिथिकल क्रिएचर है। इसकी पूरी बॉडी एकदम अजीब थी, बट इंसानों की तरह हाथ पैर होते हैं। साथ ही साथ उस मिथिकल क्रिएचर के अंदर कुछ तो एबिलिटी थी जो अपने आप को वो छुपा ले रहा था, मानो कि वो गिरगिट की तरह एकदम रंग बदल ले रहा हो। मिथिकल क्रिएचर एशली और मैक्स को घूरता जा रहा था और उनके बहुत पास होता है। इन सारी चीजों के बावजूद एशली और मैक्स उसके प्रेजेंस का पता ही नहीं लगा पा रहे थे। हो सकता है कि वो मिथिकल क्रिएचर किसी मौके का इंतजार कर रहा हो उनके ऊपर हमला करने का।
अब एशली और मैक्स को अचानक गन की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को फॉलो करते हुए जब वो वहाँ पर पहुंचे तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि वही सारे हंटर्स हैं जो शुरुआत में उस गैस स्टेशन के पास उन दोनों को मिले थे। उन्होंने तो एशली के साथ बदतमीजी भी की थी। मैक्स और एशली पेड़ के पीछे छुपे हुए होते हैं और उन्हें देखते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि शायद उन्हें इस ग्रुप वालों से मदद मांगनी चाहिए। मैक्स सबसे पहले खुद चला जाता है एशली को वहीं छुपा रहने के लिए बोलकर। वो तुरंत ही बिना कपड़ों के ग्रुप के सामने जाकर कहने लगा कि हमारी मदद करो यहाँ से निकलने के लिए। उसे एक फोन कॉल करना है पुलिस ऑफिसर्स को अपनी लोकेशन बताने के लिए। पर यहाँ मैक्स की हालत और ये चीजें सुनने के बाद सारे के सारे हंटर्स हंसने लगे थे। वो तो सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसकी हालत क्या हो चुकी है। खैर अच्छी बात तो ये थी कि उनमें से किसी को नहीं अंदाजा था कि एशली पेड़ के पीछे छुपी हुई है, नहीं तो वो पूरा ग्रुप उसके साथ बदतमीजी तो करते ही। उन सारे ग्रुप में से एक लीडर था जो कहने लगा कि हमारे पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, ये फॉरेस्ट वाला इलाका है और यहाँ बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आता, लेकिन उसके पास एक रेडियो वाला मोबाइल था जो यहाँ पर चल सकता है। मैक्स ने तो अब लीडर से वही मांग लिया, पर वो लीडर अगले ही मोमेंट में उसे देने से इनकार कर देता है। यहाँ तक कि उन्हें फॉरेस्ट से निकलने का रास्ता भी पता था, फिर भी उनमें से कोई भी मैक्स की मदद कर ही नहीं रहा था। मैक्स ये समझ गया कि ये सब उसे परेशान करने के चक्कर में। अब पेड़ के पीछे एशली जो छुपी हुई थी वो एकदम डर रही होती है। तभी हमें पता चला कि अचानक पीछे की तरफ वही खतरनाक मिथिकल क्रिएचर है। वो क्रिएचर धीरे धीरे एशली के पास आया और उस पर हमला करने के बजाय वो उसका एक छोटा सा बाल काटकर अपने साथ लेकर चला जाता है। एशली को जैसे ही कुछ महसूस हुआ तो वो काफी डर गई। तब तक वो मिथिकल क्रिएचर चला तो गया था पर वो डर के मारे भागते हुए आ गई मैक्स के पास। अब वो हंटर्स का पूरा ग्रुप एशली को देखकर काफी हंसने लगे थे। उसकी तो गंदी नजर पूरी एशली के ऊपर ही थी। बट अब उन हंटर्स का लीडर सभी को शांत रहने के लिए कहता है। लीडर ने डिसाइड किया कि वो इन दोनों कपल की मदद करेगा यहाँ से बाहर निकलने में। उसने तो उन्हें अपने कपड़े भी दिए ताकि उन्हें ठंड ना लगे और अब वो पूरा ग्रुप उनकी मदद करते हुए लेकर बढ़ने लगा था फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर का साथी सारी डिटेल्स निकालकर उसके डेस्क पर लेकर आता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आने पर यह पता चला कि उस गाड़ी को किसी ने पीछे से धक्का दिया था और जिस भी चीज के फिंगरप्रिंट वहाँ पर आए हैं बिल्कुल देखकर लगता है कि वो कोई इंसान नहीं है। ऑफिसर तो इस सोच में पड़ गया कि आखिर कौन होगा जो उस गाड़ी को पानी में धक्का दे पाएगा इतनी आसानी से। उसे मैक्स के बारे में भी पता चला कि उसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। पर आखिरकार वो अपनी वाइफ के साथ गया कहाँ? अब उस ऑफिसर का साथी कहीं न कहीं बिलीव करने लगा था कि ये काम कहीं उन मिथिकल क्रिएचर्स का तो नहीं है। इसी तरीके से वो लोगों को बीच फॉरेस्ट में गायब कर देते। पर वो ऑफिसर इन बेतुकी बातों पर विश्वास करने के बजाय उन मिसिंग लोगों को ढूंढने पर फोकस करने के लिए कहता है। यहाँ डीप फॉरेस्ट में सारे हंटर्स की गैंग के साथ एशली और मैक्स आगे बढ़ रहे थे, पर बीच बीच में वो लीडर उसकी वाइफ के ऊपर कमेंट करने लगा था। मैक्स को इन चीजों के ऊपर गुस्सा आता है, पर बेचारा कर भी क्या सकता था इतने सारे ग्रुप के बीच में। अगर वो गुस्से में आकर उस लीडर को मारने भी गया तो ये सारे ग्रुप के लोग उसे ही पछाड़ देंगे। इसीलिए बेचारे मैक्स और एशली शांति पूर्वक आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें सिर्फ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था और फिर वो इन ग्रुप के पास कभी नहीं आएंगे। हमें तो उस लीडर के 2 मेंबर्स दिखाए गए जो गन लेकर दूसरी तरफ जाते हैं। वो शायद कुछ जानवरों को मारकर उनका शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक आदमी तो टॉयलेट करने लगा, वहीं दूसरी तरफ वो दूसरा मेंबर हाथ में गन लिए हुए चारों तरफ देखता रहता है। अचानक उसकी नजर एक अजीब तरीके की आकृति पर गई। वो किसी भी तरीके से पेड़ नहीं लग रही थी, जबकि रियलिटी ये होती है कि वो वही मिथिकल क्रिएचर था जिसने अपने आप को अच्छी तरीके से छुपा कर रखा होता है। शायद उस फर्स्ट वाले क्रिएचर ने उस अजीब से क्रिएचर को नोटिस कर लिया है। अब वो जैसे ही कुछ रिएक्ट कर पाता है, इससे पहले एक नुकीली तीर उसके गले में आकर लग जाती है। ये इतना ज्यादा तेज थी कि उस आदमी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। पहला मेंबर इसी तरीके से मारा जाता है। वहीं अब दूसरा मेंबर जब अपने साथी की आवाज सुनकर वहां पहुंचता है तो उसने देखा उसे मरते हुए। लिटरली अब दूसरे मेंबर ने अपनी आंखों से क्रिएचर को पास आते हुए देखा था, बट वो भी कुछ कर नहीं पाया क्योंकि क्रिएचर ने उसे भी मार दिया होता है। यानी वो मिथिकल क्रिएचर का निशाना बहुत ही ज्यादा सटीक है। अब वो दोनों तो मर चुके थे, पर उनका तीसरा भी साथी था जो उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गया होता है। उनकी बॉडी वहां पर नहीं मिलती क्योंकि क्रिएचर उसे अपने साथ लेकर चला गया था। कई देर तक ढूंढने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिलता तो कुछ आवाजें आने लगी। तीसरा मेंबर एकदम डर के मारे अपनी बंदूक निकालता है, पर वो इतना ज्यादा घबरा गया कि वहां से तेजी से भागने लगा। रास्ते में वो गिर भी जाता है और उसे थोड़ी चोट भी लग गई थी। वो तो एक पेड़ के सामने काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। अगले ही मोमेंट में वो क्रिएचर सीधा उसके सामने आ जाता है। मिथिकल क्रिएचर ने तो अपने एक्स की मदद से सीधा हमला करना स्टार्ट किया और उस तीसरे मेंबर को भी बहुत बुरी तरीके से खत्म कर दिया था। यानी हो सकता है कि ये मिथिकल क्रिएचर बाकी लोगों के भी पीछे पड़ा हुआ है। वो जब तक उन्हें मारेगा नहीं तब तक उसे
उसे चैन नहीं मिलेगा, बाकियों की जान जरूर खतरे में पड़ने वाली है। अब हम यहाँ कभी अपने सारी ग्रुप के साथ फॉरेस्ट में चलते जाएं और ऐसे खतरनाक मिथिकल क्रिएचर का सामना हुआ तो हम कैसे बचेंगे? इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि वो मिथिकल क्रिएचर कितना बड़ा है। जो भी जानवर जितना बड़ा रहता है उसकी कमजोरी उतनी ज्यादा होती है। जैसे कि हमने बहुत सारी कहानियों में देखा होगा कि इंसानों से कई गुना बड़े क्रिएचर्स बहुत ही आसानी से मारे जा सकते हैं, पर इस कंडीशन में हमें ध्यान देना है कि ये सब जंगली होते हैं। ये हमारे बॉडी को सूंघ कर हमारे पास आ सकते थे, तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप अपने बॉडी पर कीचड़ लगा दीजिए। इससे होगा ये कि हमारे बॉडी की जो सेंट होती है वो एकदम से दब जाएगी। ना ही कोई जानवर हमें डिटेक्ट कर सकता है और ना ही कोई बड़ा क्रिएचर। कुछ भी हो जाए उस बड़ी से क्रिएचर के सामने नहीं आना है। ट्राई करना है या तो आप पेड़ के ऊपर चढ़ जाइए या फिर बहुत सारे पेड़ पौधों से अपने आप को ढक लीजिए। बड़े क्रिएचर्स की यही प्रॉब्लम होती है कि वो ठीक से नीचे की तरफ नहीं देख पाते अपने बड़े साइज के कारण। और अगर फिर भी इन चीजों के बावजूद वो क्रिएचर आपके सामने खड़ा है तो भागते समय स्ट्रेट बिल्कुल मत भागिए। क्रिएचर्स काफी बड़ा होने के बाद उन्हें टर्न लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। जिगजैग मैनर में भागने पर वो क्रिएचर आपसे पीछे ही रह जाएगा। और अगर आप ग्रुप के साथ मौजूद हो तो स्पॉट करना है उसके पैरों को जितना हो सके उतना मारने की कोशिश कीजिए ताकि वो बड़ा क्रिएचर नीचे गिर जाए। अब ये सारी टेक्निक हम अप्लाई करके बच तो सकते हैं, लेकिन यहाँ एशली और मैक्स जो ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहे थे उन्हें भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उस ग्रुप के कुछ लोग तो अभी भी एशली और मैक्स को परेशान कर रहे थे। एक समय के बाद मैक्स ने उन सभी के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। लग रहा था कि सारे ग्रुप मेंबर्स मिलकर अब मैक्स को मारने ही वाले हैं, पर अचानक उस मिथिकल क्रिएचर ने एक और तीर चलाई जो उनके मेंबर पर जाकर लग जाती है। बेचारा वहीं पर मर गया, जिससे सभी लोग एकदम डर गए थे। लीडर और उसके दोस्त चारों तरफ देखने लगे कि आखिर ये कौन है जो उसके मेंबर्स को मार रहा है। मैक्स और एशली भी डर के मारे कोने में चले जाते हैं। तभी अचानक उस लीडर का एक मेंबर उस क्रिएचर को देख लेता है। तुरंत ही उसने अपनी गन निकाली और उसके ऊपर फायर करने लगा। प्रॉब्लम की बात ये होती है कि मिथिकल क्रिएचर छुपने में माहिर था, इसीलिए उसे अच्छी तरीके से देखा नहीं जा सकता। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये मेंबर किसके ऊपर फायर कर रहा है। उस मेंबर ने इतनी सारी गोली मारी लेकिन उनमें से एक भी क्रिएचर को लगी नहीं। उल्टा वो इतना ज्यादा पैनिक हो चुका था कि अपने ही एक मेंबर को गोली मार देता है। इस पूरी प्रोसेस में मैक्स को भी काफी चोट लगी थी और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। एशली तो उसे ही संभालने के चक्कर में लगी हुई थी। पूरा ग्रुप एकदम से बढ़ चुका था और जो मेंबर गन चला रहा होता है उसकी बुलेट्स भी खत्म हो गई। मौके का फायदा उठाकर मिथिकल क्रिएचर सामने आया और उसे तुरंत ही मारकर दूसरों के पास चला जाता है। जितने भी लोग थे उन्होंने पहली बार उस क्रिएचर को देखा और शायद ये उनके सबसे खतरनाक नाइटमेयर्स में से एक हो सकता है। वो क्रिएचर तो अब एशली को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो तुरंत ही भागकर वहाँ से एक कोने में चली गई। उस जगह पर एक और मेंबर छुपा हुआ था अपनी जान बचाकर। दोनों आवाज ना करने के लिए कहते हैं, बट उन्हें क्या पता कि क्रिएचर को उनकी लोकेशन का पता चल चुका है। वो तुरंत ही दूसरे आदमी को पकड़ता है और उसे वहीं पर मार देता है। एशली इस पूरे प्रोसेस का फायदा उठाती है वहाँ से भागने के लिए, पर मिथिकल क्रिएचर को सब कुछ पता था। वो उसे देख लेता है और एक एरो सीधा उसके पैर पर मार देता है। एशली एकदम घायल होकर नीचे गिर गई और शायद वो अच्छी तरीके से चल भी नहीं सकती। वो क्रिएचर एशली को मारने के लिए पकड़ता है पर वो उसे मार नहीं पाता। इसके बाद वो मैक्स की तरफ गया और उसे पकड़कर लेकर आने लगा। पता नहीं इतने सारे लोगों को मारने से पहले उस क्रिएचर ने कभी सोचा नहीं, लेकिन पता नहीं कि वो मैक्स और एशली को मारना नहीं चाहता था। अचानक पीछे से कोई गन शूट करता है। ये कोई और नहीं बल्कि उन हंटर्स का लीडर था जिसने एक गोली उस क्रिएचर के कंधे पर मार दी होती है। क्रिएचर को इससे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और अब वो तुरंत ही लीडर के पास जाकर उसे गला पकड़कर उठा लेता है। बेचारा लीडर तड़पता रह गया लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। उस लीडर को भी बेहोश करने के बाद वो खतरनाक क्रिएचर एशली और मैक्स को अपने साथ लेकर चला जाता है। पता नहीं वो उनके साथ क्या करेगा, लेकिन इस वक्त ये पूरा फॉरेस्ट ग्रेवयार्ड बन चुका था। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो किसी घर में आ रहा था और उन्हें कंप्लेन मिली थी कि यहाँ एक लेडी की तबीयत खराब हो चुकी है, उसे कैंसर हो चुका था, लेकिन सभी उसका ट्रीटमेंट करने के बजाय एक रिचुअल करने का डिसाइड करते हैं। ये लोग उस जगह के आसपास ही थे और एक अजीब तरीके के प्रोसेस में वो उस पुलिस ऑफिसर को भी बुलाते हैं। पुलिस ऑफिसर को नहीं समझ रहा था कि ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन आसपास इतनी अनजान चीजें हो रही थी तो वो उसे देखने के लिए उत्सुक हो गया। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में हमें मैक्स दिखाया गया जो रास्ते में गिर गया होता है। वो बेहोश था लेकिन अचानक उसके सामने एक अजीब सी औरत आ गई। उस औरत की पूरी बॉडी एकदम अजीब होती है और उसके लंबे लंबे नाखून थे। देखकर ये साफ लग रहा था कि वो कोई विच है। अब वो अनजान लेडी मैक्स को अपने साथ पकड़कर लेकर चली जाती है फॉरेस्ट के बीचों बीच अपने घर के अंदर। घर में उस विच की कई सारी अजीब चीजें थी। वहाँ जानवरों की बॉडी होती है और अलग अलग टाइप के सामान। ये जरूर कुछ रिचुअल की चीजें हैं जो वो विच हमेशा यूज करती है। हमें तो उसका चेहरा भी दिखाया गया जो काफी बदसूरत था, पर यह भी पता चला कि वो विच मैक्स को ठीक करने का ट्राई कर रही है। जितने भी मैक्स को गोलियां लगी थी सबसे पहले वो उन्हें निकालती है और कुछ जड़ी बूटियां मिक्स करके उसके घाव पर लगा देती है। पता नहीं ये कौन है और किस तरीके
तरीके से मैक्स को ठीक कर रही है, पर उस खतरनाक मिथिकल क्रिएचर और इस विच के बीच कुछ तो कनेक्शन लग रहा था। थोड़ी देर में डार्क सच्चाई रिवील होने वाली है। हमें अब एशली दिखाई गई जो उस खतरनाक क्रिएचर की एक हाइडिंग एरिया में होती है, और जैसे उसे होश आता है तो वो काफी डर गई, क्योंकि उस जगह पर हंटर्स का वो लीडर बेहोश पड़ा हुआ था। मिथिकल क्रिएचर ने जितने भी उसके साथियों को मारा था उनकी डेड बॉडी वहाँ पर थी। इतना ही नहीं, वहाँ पर इतने सारे स्केलेटन्स होते हैं, यानी उसने इतने लोगों की जान ली है जो वो काउंट नहीं कर सकते। धीरे धीरे उस क्रिएचर की आवाज गूंजने लगी, यानी वो उनके पास आता जा रहा था। सबसे पहले क्रिएचर तुरंत आकर उस लीडर को मार देता है और फिर बढ़ता है एशली के पास। उसके हाथ में नुकीले औजार थे, लेकिन वो एशली को जान से नहीं मारता बल्कि उसके साथ गलत काम करने लग जाता है। एशली चिल्लाते रह गई, पर वहाँ पर उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। हमें अब वो पुलिस ऑफिसर दिखाया गया जो उन सभी लोगों के साथ बैठकर कुछ रिचुअल करता है। जिस लेडी को कैंसर था उसे बीच में लिटाया गया, और अब कुछ लोग ऐसे कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर आ चुके थे जो स्टार्ट कर देते हैं उस खतरनाक रिचुअल को। सबसे पहले उन्हें एक लिक्विड पीने के लिए दिया गया। पुलिस ऑफिसर इसके लिए मना तो कर रहा था, लेकिन बाद में वो इसके लिए कन्विंस हो जाता है। उसने सभी के साथ मिलकर वो अजीब सा लिक्विड पी लिया। अब धीरे धीरे रिचुअल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सभी लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। पुलिस ऑफिसर को हेलुसिनेशन आने लगे थे और शायद उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। जो आदमी अजीब तरीके के कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा था उसके ऊपर कहीं न कहीं उस खतरनाक क्रिएचर की शक्ल दिखती है। ऑफिसर को इतनी अजीब चीजें महसूस हो रही थी, वो बयान नहीं कर पा रहा था। फिर उसने ये देखा कि कोई अजीब सी चीज उस कैंसर पड़ी हुई लेडी के पेट में हाथ डालता है और उसके कैंसर को बाहर निकाल देता है। ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका इलाज करना चाहता है। इतना बुरी तरीके से ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उस बीमार लेडी को जरा भी दर्द नहीं होता। जो भी हो रहा था वो मेडिकल साइंस के एकदम परे होता है। अब थोड़ी देर बाद मैक्स अपनी आंखें खोल रहा था और सामने की तरफ उसे पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। मैक्स सबसे पहले एशली के बारे में पूछने लगा कि वो कहाँ पर चली गई, लेकिन अब वो पुलिस ऑफिसर उसे सारी सच्चाई बताने लगा कि कैसे पहले वो क्रिएचर्स पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब उसे पूरा भरोसा हो चुका है कि वो क्रिएचर सच में फॉरेस्ट में होते हैं। शायद उस अजीब सी विच ने पुलिस ऑफिसर को कुछ बताया था। वो अब मैक्स को अब पूरी तरीके से समझाता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि कई हजार साल पहले के इंसान है जो कि कबीले में रहा करते थे। आज तक किसी न किसी तरीके से वो जिंदा हैं और एक क्रिएचर बन चुके हैं। जिस तरीके से हम इंसानों का विकास हुआ है वैसा उनके ऊपर नहीं हुआ और वो एकदम म्यूटेट होने लगे जानवरों के बीच रहकर। पुलिस ऑफिसर को सिर्फ इतना डर है कि अगर वो एक ऐसे हैं तो इनके जैसे कई कबीले वाले अगर और जन्म ले लिए तो हो सकता है कि इंसानी सभ्यता खत्म हो जाए। पुलिस ऑफिसर बताता है कि उसी क्रिएचर ने तुम्हारी एशली को किडनैप किया है। जब तक हम उसे नहीं मारेंगे तब तक उन्हें नहीं बचाया जा सकता, और यही सबसे अच्छा मौका है क्योंकि एक गोली उस क्रिएचर के कंधे पर लगी थी, यानी वो इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। मैक्स भी अब पुलिस ऑफिसर का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है, यानी अब उन दोनों को फॉरेस्ट में जाना होगा क्रिएचर को मारने के लिए। पुलिस ऑफिसर ने कई सारे नुकीले हथियार निकाले जो उनके काम आ सकते हैं, पर वो एक और चीज के ऊपर गौर डालने लगी कि उस क्रिएचर की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है। हमारी बॉडी की सुगंध सुनकर उन्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। जब दोनों हथियार लेकर बाहर जाते हैं तो वो घर में रहने वाली अजीब सी औरत आवाज करने लगती है। शायद वो किसी तरीके का इशारा कर रही थी जो किसके लिए होता है पता नहीं चलता। मैक्स और पुलिस ऑफिसर सीधा चले जाते हैं फॉरेस्ट में। यहाँ गुफा के अंदर एशली जो उस क्रिएचर के साथ मौजूद थी, डेमोनिक क्रिएचर उससे जबरदस्ती करता है कुछ खाने के लिए। एशली तो उसके ऊपर कई सारे वार भी करती है क्योंकि उसे जाना था, बट उस क्रिएचर को कुछ नहीं होता, उसकी चमड़ी इतनी ज्यादा मजबूत जो थी। अब अचानक उस क्रिएचर को उस बूढ़ी औरत द्वारा बचाए गए अजीब से इंस्ट्रूमेंट की आवाज आती है। इससे वो समझ गया कि उससे कोई लड़ने के लिए आ रहा है, तो इसीलिए अब वो पौराणिक क्रिएचर अपने कुछ वेपन को लेकर सीधा फॉरेस्ट में चला गया। इस मौके का फायदा एशली उठाती है और अपने आप को आजाद कर लेती है। उसने कुछ कपड़े पहने और वहां रखी गई एक बंदूक लेकर उस क्रिएचर के पीछे चली गई। शायद ये सब घूम फिरकर एक जगह पर मिलने वाले थे और एक घमासान लड़ाई की ये शुरुआत हो सकती है। पुलिस ऑफिसर ने तो मैक्स से कहा कि हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना होगा, तो अब दोनों के रास्ते डिफरेंट हो चुके थे। सबसे पहले ऑफिसर को कुछ आवाजें सुनाई दी, यानी उसे लगने लगा कि क्रिएचर आसपास है। ऑब्वियस बात थी क्योंकि क्रिएचर उनकी बुलेट और बॉडी की सेंस को सूंघ सकता था। मिथिकल क्रिएचर तुरंत ही उसके चारों तरफ घूमने लगा और पुलिस ऑफिसर पर हमला करने का ट्राई करता है। ऑफिसर के पास एक गन थी जिससे वो लगातार फायर करने लगा। कई गोलियां क्रिएचर के बॉडी में आकर लगती है और वो और भी ज्यादा घायल हो गया। इससे क्रिएचर को गुस्सा भी आता है और उसने उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया। अब सिर्फ बारी होती है एशली और मैक्स की। मैक्स गन लेकर आवाज की तरफ बढ़ा और उसने ऑफिसर की डेड बॉडी देखी। क्रिएचर का पीछा करते हुए वो उस तरफ पहुंचा और उसके ऊपर फायर भी करता है। उसका कई सारा ब्लड झाड़ियों पर लगा हुआ था, तो उसकी लोकेशन पता चल जाती है।
थोड़ी दूरी पर मैक्स को एशली भी दिखाई दी जो गन लेकर खड़ी हुई थी। दोनों एकजुट होकर क्रिएचर पर मल्टीपल फायर करते हैं जिससे कि क्रिएचर के चिल्लाने की आवाज और बढ़ गई। दोनों डर कर वहाँ से भागने लगे क्योंकि क्रिएचर गुस्से में और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मैक्स ने तो एशली को कन्विंस किया कि तुम यहाँ से चले जाओ और वो इस क्रिएचर को मार कर आएगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक रोड है जिससे तुम मदद मांग कर ला सकती हो। काफी समझाने के बाद एशली चली तो जाती है और अब थोड़ी ही देर में वो क्रिएचर मैक्स के सामने था। मैक्स के पास गन थी, वो उससे फायर तो करता जा रहा था बट वो पूरी तरीके से क्रिएचर को मार नहीं पाती। कीचड़ में आ जाने के बाद दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई हुई। कभी क्रिएचर उसके ऊपर भारी पड़ जाता तो मैक्स नुकीली लकड़ियों से उसके बॉडी पर हमला कर देता है। एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि मैक्स मर जाएगा बट उसने आखिरकार क्रिएचर को घायल करके गिरा दिया और उस पर मल्टीपल वार किए। क्रिएचर के बेहोश होने पर भी वो उसके सर पर वार करके खत्म कर देता है क्योंकि वो चांस नहीं लेना चाहता था कि ये वापस जिंदा हो जाए। अच्छी बात थी कि पीछे की तरफ एशली को रोड मिल गया और वहाँ से वो मदद मांग लेगी। थका हुआ मैक्स जब साइड में बैठा एकदम चैन की सांस लेने के लिए तभी अचानक उसके ऊपर तीर आकर लग जाते हैं। चौंका देने वाली बात थी कि उसी तरीके के कई और मिथिकल क्रिएचर्स वहाँ पर मौजूद थे, यानी उनकी क्वांटिटी अब पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद वो पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।